नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच के जरिए आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे विस्तार से लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर न्यूज पंच में अनिल अंबानी के ठिकानों पर सीबीआई ने रेड मारी। आखिर ये कौन सा मामला है, कितने ठिकानों पर रेड हुई है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो और इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी। जी हां, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल संबोधित किया और कहा कि भ्रष्टाचार और अराजकता टीएमसी की पहचान है। और भ्रष्टाचार को लेकर किस तरीके से हमलावर होते हुए और निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं, बताएंगे आपको। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां ट्रंप ने पुतिन को खुली धमकी दे दी है। दरअसल रूस और यूक्रेन में जिस तरीके से संघर्ष की स्थिति है उसको लेकर अगर समझौता नहीं होता है तो सीधे तौर पर पुतिन को ये खुली धमकी ट्रंप की तरफ से दी गई है। क्या ये धमकी दी गई है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी आपको। इसके साथ ही जो चौथी प्रमुख खबर है वो है ओपन एआई से जुड़ी हुई। जी हां, भारत में अब ओपन एआई की एंट्री हो चुकी है और बहुत जल्द भारत में पहला दफ्तर यानी पहला ऑफिस ओपन एआई का खुलने जा रहा है। आखिर ये ऑफिस कहां खुलेगा, कब खुलेगा, बताएंगे सब कुछ आपको विस्तार से इस खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि बिजनेसमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें अभी फिलहाल बढ़ती हुई जा रही हैं। मुंबई में ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी उनकी कई जगहों पर रेड मारी। आपको बता दें कि सीबीआई की टीमें आज मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं और ये सर्च ऑपरेशन रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर चल रहा है। ये मामला 2017 से 2019 के बीच यस बैंक द्वारा अनिल अंबानी से जुड़े रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को दिए गए करीब 2000 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ा हुआ है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही बैंक फ्रॉड मामले में ईडी ने अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए भी बुलाया था और उस दौरान अनिल अंबानी से ईडी ने नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय पर 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले को लेकर कई घंटे पूछताछ की थी। करेंगे चर्चा इस पूरी खबर को लेकर, अपने संवाददाता से जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अनिल अंबानी पर बड़ा एक्शन। तो अनिल अंबानी पर यह बड़ा एक्शन इस वक्त लिया गया है। आपको बता दें कि आरकॉम यानी कि रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी के खिलाफ सीबीआई की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त देखने को मिली है। खासतौर पर कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ ये जो पूरा मामला है 2017 से लेकर 2019 के बीच का ये मामला, जिसमें ये कार्रवाई की गई है। सीबीआई की टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। जो उनके ऑफिस हैं, घर हैं, वहां पर ये छापेमारी इस वक्त की गई है और लगभग बताया जा रहा है कि 7 ठिकानों पर ये रेड इस वक्त सीबीआई की तरफ से की गई है और ये अभी भी चल रही है। और खासतौर पर इसमें आपको बता दें कि 2000 करोड़ रुपए के नुकसान से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें ये कार्रवाई सीबीआई की तरफ से की गई। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि एसबीआई को काफी नुकसान हुआ था, काफी बड़ा नुकसान उस वक्त एसबीआई को हुआ था इस मामले में, जिसमें ये पूरी जांच अब चल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फंड डाइवर्जन, गलत लेखा जोखा के आरोपों की जांच इस वक्त चल रही है। अनिल अंबानी के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप हैं। इसके साथ ही आरकॉम यानी कि रिलायंस कम्युनिकेशन की जो सहयोगी कंपनियां हैं उन पर भी हेराफेरी के आरोप है। फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है। इसके साथ ही अनिल अंबानी और उनकी कंपनी पर क्या कुछ बड़े आरोप हैं, एक नजर उस पर डालते हैं। कुल मिलाकर देखें तो वित्तीय और कानूनी दांवपेच में इस वक्त अनिल अंबानी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल अंबानी के जो दिवालियापन की कार्रवाई अभी भी जारी है। एसबीआई ने उद्योगपति और रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम को फ्रॉड बताया था। एसबीआई की तरफ से ये काम किया गया था और एसबीआई ने कमेंट किया था, जिसके बाद में कंपनी ने 31,580 करोड़ रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया, ये उनके ऊपर बात आरोप कहा गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि करीब 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दूसरी कंपनियों के लोन चुकाने में भी खर्च किए गए हैं, ये भी आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो लोन चुकाने में खर्च किए गए रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनियों में 12,692 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। तो पूरा जो ये लेखा जोखा है इसको लेकर ईडी और सीबीआई लगातार जांच कर रही है और आज सीबीआई की तरफ से ये रेड की गई है। कई जगहों पर ये रेड की गई है। अनिल अंबानी के जो ऑफिस हैं, उनके घर हैं, उन सब जगहों पर ये रेड इस वक्त चल रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर कैसे अनिल अंबानी और साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशन का दिवालिया हुआ है।
साल 2006 में मुकेश अंबानी से अनिल अंबानी जो है वो अलग हुए थे, कंपनियां अलग हुई थी और अनिल अंबानी को उस दौरान टेलीकॉम, फाइनेंस, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां मिली थी। रिलायंस कम्युनिकेशन पर 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज था उस वक्त जब ये कंपनियां अलग हुई थी और इस दौरान कंपनी ने बड़े कर्ज के साथ ही 2019 में परिचालन जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया इस कंपनी का, क्योंकि इस कंपनी का दिवालिया हो गया था। जो लोन था, जो कर्ज था, वो भी चुकाने में असमर्थ थे। 2020 में ही अनिल अंबानी ने इंग्लैंड में खुद को दिवालिया बताया था कि उनकी कंपनी को काफी नुकसान हो रहा है। 2020 में इंग्लैंड में खुद को दिवालिया उन्होंने बताया, जिसके बाद में आपको बता दें कि चीनी बैंकों का 716 मिलियन डॉलर भी वो नहीं चुका पाए। 2G स्पेक्ट्रम और एरिक्सन के साथ भी उनका विवाद लगातार हमने देखा है। दोनों मामलों में जांच के घेरे में इस वक्त अनिल अंबानी आए हुए हैं, लगातार जांच उनको लेकर के की जा रही है। तो 2006 में जब ये कंपनियां अलग हुई थी उसके बाद से लगातार नुकसान में कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे अनिल अंबानी और कंपनी के ऊपर जो कर्ज था वो भी चुकाने में असमर्थ थे। इसके साथ ही अब तक की जो जांच पड़ताल हुई है उसके अगर हम नजर डालें तो अभी तक जो जांच पड़ताल हुई है उसमें ईडी की तरफ से कहा गया है कि सोच समझकर और सुनियोजित ये पूरा प्लान रचा गया है, पूरा तैयार किया गया है। इसके साथ ही ईडी ने और भी कई बातें कही, कहा कि जांच में कई गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। ईडी की तरफ से जो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। ईडी ने कहा कि बैंक, शेयर होल्डर्स, निवेशकों को गलत जानकारी अनिल अंबानी की तरफ से प्रोवाइड कराई गई है। अनिल अंबानी ने गलत जानकारी इन सभी को दी है। सार्वजनिक संस्थानों को भी झूठ बोलकर उनसे भी पैसे हड़पे हैं, ये भी आरोप ईडी की तरफ से लगाया गया। इसके साथ ही ईडी ने कहा कि कमजोर या फिर बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को लोन दिया गया। कई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर और एड्रेस का इस्तेमाल हुआ है। इन सभी कंपनियों में जो पूरा लेन देन का, ये जो पूरा धोखाधड़ी का मामला सामने आया, लोन से जुड़े हुए जो जरूरी दस्तावेज हैं वो भी उपलब्ध नहीं। इसके साथ ही फर्जी कंपनियों में पैसे ट्रांसफर किए गए और पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन लिए गए। ये तमाम बातें ईडी की तरफ से कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश शीतल इस वक्त जुड़ रहे हैं मुंबई से, सीधा उनका रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। योगेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर जो रेड इस वक्त सीबीआई की तरफ से चल रही है? कृतिका, देखिए जो कफ पैरेड है वहाँ पे सिविन जहाँ पे उनका निवास स्थान है वहाँ पे सुबह 7 बजे 6 से 7 सीबीआई अधिकारी देखे गए थे और वो वहाँ पे जाके वहाँ से जो रेड शुरू हुआ है उसके साथ साथ जो सीबीआई की जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि अभी सीबीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो है कुछ नहीं कहा गया इस मामले में। उम्मीद की जा रही है कि जब रेड पूरा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है सीबीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पर वक्तव्य या प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया जाएगा और मीडिया को बताया जाएगा क्या क्या रेड में जो मीडिया को बताने लायक सूचना है वो दी जाएगी। तो कुल मिलाकर अभी जो है वो रेड अभी भी चल रहा है, जो ठिकाने उस पर चल रहा है, जैसा कि आपने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बताया कि किस तरीके के मामले हैं। देखिए सेबी इन्वॉल्व है। सेबी चूंकि 2024 में सेबी ने रिस्ट्रिक्ट किया था इनको 5 साल के लिए और उसके बाद इम्पोज पेनल्टी भी इम्पोज की गई थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो 5 तारीख को जब ईडी ने जो पूछताछ की थी जो प्रवर्तन निदेशालय ने, क्योंकि अगर आप एक बार मामले की अगर पृष्ठभूमि देखेंगे तो बेसिकली ये है कि कुछ शेल कंपनीज में पैसे डाले गए। इसके अलावा जो जैसे रिलायंस हाउसिंग है या फिर रिलायंस कमर्शियल है तो इसमें भी पैसे के डाला गया जो कि गलत तरीके से डाला गया। फंड का डायवर्जन जो है वो जनरली जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो धन शोधन का मामला है जिसका आधार पर पूरा का पूरा एक्ट बना था उसको लेकर जो है ये पूरा मामला धन शोधन से जुड़ा हुआ है। सीबीआई इस मामले में तब आई जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो है फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की गई, क्योंकि जो 13 जून को जो है एसबीआई ने फ्रॉड डिक्लेयर किया था, क्योंकि जो आरबीआई का मैंडेट है उसको कंप्लायंस जो सारे बैंक को करना पड़ता है उसके आधार पर जो है फ्रॉड डिक्लेयर किया था। इसके पैरेलल अगर आप देखें तो जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसके तहत जो है ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी की जो प्रक्रिया है ऑलरेडी अनिल अंबानी के खिलाफ, जो उनकी कंपनीज के खिलाफ, आरकॉम के खिलाफ ऑलरेडी चल रही है। तो कई सारे इस मामले में एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व है। सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के बाद ही जो है पूरी इस मामले में जो जांच शुरू हुई है। तो आप कह सकते हैं कुल मिलाकर के प्रवर्तन निदेशालय और साथ में सीबीआई की तरफ से, चूंकि सीबीआई मेनली जो है करप्शन से जुड़े हुए मामले देखेगी इस मामले में, और जो धन शोधन का मामला है उसका जो फोटे है, जो बेसिकली उसका जो मैंडेट है वो बेसिकली ईडी देख रही है। कुल मिलाकर अभी का जो ताजा अपडेट है कि छापेमारी चल रही है मुंबई में, कई ठिकानों पर छापेमारी है। इसके अलावा पहले 34 ठिकानों पर 34 से ज्यादा जो लोकेशंस थे वहां पे प्रवर्तन निदेशालय ने ऑलरेडी छापेमारी की थी, जिसके आधार पर दस्तावेज आए थे। हालांकि जब अनिल अंबानी ने उनसे 10 दिन की मोहलत मांगी कि 10 दिन में वो दस्तावेज देंगे ईडी को, ईडी कन्विंस नहीं हुई और लुक आउट सर्कुलर जो है एलओसी वो भी इशू किया गया है ताकि वो देश से बाहर नहीं जाए। तो कुल मिलाकर इस मामले में अभी तक कितना डेवलपमेंट है जी। इसके साथ ही जब ईडी ने अभी पूछताछ की थी तो कई गंभीर सवाल भी अनिल अंबानी से पूछे थे और कई घंटे ये पूछताछ चली थी।
देखिए, जो कंपनीज में चीजें गई है, जैसा कि आपने एंकर में भी सही से कहा कि जो कंपनी एक्चुअली हर कंपनी लॉ के तहत जो है कुछ प्रोविजंस होते हैं जिसके तहत कंपनी में डायरेक्टर या फिर कंपनी के जो अलग अलग पोस्ट होते हैं उसको फिल किया जाता है, उसके टर्म एंड कंडीशंस रहते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है। जो फंड है वो तो डाइवर्ट किया गया है, लेकिन जो कंपनी जैसे एक ही आप अलग अलग कंपनी में एक ही डायरेक्टर को वहां पे नहीं डिप्यूट कर सकते, उसके अलग अलग प्रॉपर फ्रेमवर्क रहता है जिसके आधार पर आपको चीजें करनी पड़ती है। तो उसमें बड़े मामले पे जो धोखाधड़ी या धांधली आप कह सकते हैं वो सामने आई है, तो उसको लेकर जो है वो चीजें हैं। तो ऐसे में जो बाकी लोग हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसे गए हैं या फिर बैंक को अगर लोन मिला है तो किस आधार पे क्या चीजें मिली है, तो ये पूछताछ और कन्फ्रंटेशन की जो प्रक्रिया है आमतौर पर पूछताछ के क्रम में वो होती है जहां आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाती है। हालांकि फिलहाल गिरफ्तारी जैसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन पूछताछ की प्रक्रिया जो है सघन जांच और डॉक्यूमेंटेशन जो है, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट्स एक्सेस नहीं होगा तब तक इन चीजों की जो है वो जो पूछताछ जो है वो सही से नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली कोशिश ये की जा रही है कि जो डॉक्यूमेंट्स और मनी ट्रेल्स जो है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े लगातार इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ न्यूज पंच में रुक कर लेते हैं अब हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल को बड़ी सौगात दी और साथ ही भ्रष्टाचारी और घुसपैठियों पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी पर सीधा हमला बोला और साथ ही बंगाल में डबल इंजन वाली सरकार लाने का भी अनुरोध किया। दरअसल पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी के ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हुए हैं। कई घोटाले टीएमसी सत्ता के दौरान नजर आए हैं। आखिर कौन कौन से आरोप ममता सरकार पर लगे हुए हैं बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पीएम मोदी ने बंगाल की धरती से भ्रष्टाचार को लेकर आखिर क्या कुछ कहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। ममता सरकार पर सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा और कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अहम कदम उठाया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी पर हमलावर तो हुए ही और कहा कि 11 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और अब एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। एंटी करप्शन बिल को भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इस वक्त लेकर आई है। पीएम, सीएम या मंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल हुई तो कुर्सी गई, ये बात कही गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक घोटाले में टीएमसी मंत्री अभी भी जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री भी बने हुए हैं। घर से नोटों का ढेर मिलने पर भी मंत्री कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं है, ये बात भी कहीं ना कहीं टीएमसी पर हमलावर होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी के एक और मंत्री पर गरीबों का राशन लूटने का आरोप है। इसके बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जो हैं वो जेल जाते हैं, लेकिन जेल से ही सरकार चलाते हैं। तो भ्रष्टाचार पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में मिली कामयाबी का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि देश रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ नए बिल की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे समय की जरूरत बताया। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हमने तो ये देखा है कि मुख्यमंत्री तक जेल जाते हैं, लेकिन वो जेल से सरकार चलाते हैं। ये संविधान का, लोकतंत्र का सरासर अपमान है और मोदी संविधान का ये अपमान होते नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तय किया ये सब नहीं चल सकता। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अरे इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी सख्त कानून के दायरे में लाया हूं। अगर पीएम भी 30 दिन जेल में रहे और उन्हें जमानत न मिले तो अगले दिन उनकी कुर्सी भी चली जाएगी। तो सीधे तौर पर एंटी करप्शन बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें कही और उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है, लेकिन अब इसको खत्म करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें ममता सरकार की, तो ममता सरकार के ऊपर कई सारे घोटालों में लिप्त होने का आरोप है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़े हैं, सीधा उनका रुख है।
शैलेंद्र, सीधे तौर पर भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट करते हुए तो प्रधानमंत्री नजर आ ही रहे हैं। सीधे तौर पर टीएमसी पर भी निशाना साधा, ममता सरकार को आड़े हाथों लिया, क्योंकि ममता सरकार की अगर हम बात करें तो कई सारे गंभीर घोटालों में लिप्त होने के आरोप लगे हुए हैं। शैलेंद्र, कृतिका, देखिए, ममता बनर्जी की सरकार पर भ्रष्टाचार के जब भी कोई आरोप लगते हैं, जब उनके मंत्री पर, तो उसमें एक लीपापोती का प्रयास होता है। बीजेपी हमेशा कहती रही, और अब तमाम जो घटनाएं हुई उसको में भी टीएमसी के नेताओं के शामिल होने की अगर कोई रिपोर्ट आई या फिर कोई जानकारी आई, तो उसको छुपाने का प्रयास टीएमसी और ममता बनर्जी सरकार द्वारा किया गया। ये आरोप बीजेपी, बंगाल बीजेपी हमेशा लगाती रही है। हम जानते हैं कि हाल ही में जो मानसून सत्र खत्म हुआ है, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री ने संविधान संशोधन से संबंधित जो 3 विधेयक है वो सदन के पटल पर रखा, जिसे जेपीसी को भेजा गया। और जब ये बिल रखा जा रहा था, तब कांग्रेस और तमाम जो टीएमसी और तमाम दल हैं वो इसके इंट्रोडक्शन का विरोध कर रहे थे। ये वही बिल है जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने जो सुनाया बाइट, जिसमें वो कह रहे थे कि 30 दिन से ज्यादा अगर कोई सीएम या फिर पीएम भी जेल में रहता है गंभीर अपराधों में, तो उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर और टीएमसी और बाकी जो दल हैं, वो दरअसल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये इस तरह का विधेयक नहीं आना चाहिए। तो अब बीजेपी सवाल को बहुत जोर शोर से पूछ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोलकाता की धरती पर कहा कि जेल से क्या कोई सरकार चला सकता है या फिर उसे इस तरह से त्यागपत्र देना चाहिए, ये अब जनता को तय करना है। टीएमसी पर आरोप कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 आरोप लगे टीएमसी सरकार या ममता बनर्जी पर। आप बीते वर्षों में देखें तो भ्रष्टाचार के तमाम घोटालों में उनके नेताओं की कथित संलिप्तता की बात सामने आई। शारदा घोटाला, अनारदा घोटाला, इस तरह से क्रमांक घोटाले आए और फिर टीएमसी की तरफ से सफाई गई। तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से जोरदार हमला बोला टीएमसी की राजनीति पर कोलकाता में। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए इस खबर से जुड़ी। और इसी के साथ अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। पहले रूस से बात की शांति समझौते पर, और फिर यूक्रेन से बात की, और अब जल्द ही त्रिपक्षीय वार्ता भी होनी है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ पूरी दुनिया को काफी सारी उम्मीदें हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो, और अगर नहीं तो ये समझौता अगर नहीं होता तो फिर अलग रास्ता भी अपनाना होगा। और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी संकेत दिए कि रूस अगर नहीं मानता है तो उस पर भारी भरकम प्रतिबंध या टैरिफ लग सकते हैं। करेंगे चर्चा इसको लेकर, साथ ही सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे रूस की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, क्योंकि रूस यूक्रेन संघर्ष पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अल्टीमेटम इस वक्त दे दिया गया है, जहां कहा गया है कि 2 हफ्तों में डोनाल्ड ट्रंप अब बड़ा फैसला लेंगे। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। शांति समझौता ना होने पर अलग रास्ता अपनाना होगा, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, क्योंकि जब ये वार्ता होगी, ये मुख्य वार्ता है, और इसमें जब तीनों ही लोग शामिल होंगे, यूक्रेन भी इसमें शामिल होगा, साथ ही रूस शामिल होगा और इधर अमेरिका भी शामिल होगा। मीटिंग के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप कोई फैसला लेते हुए नजर आए, क्योंकि अगर ये शांति समझौता नहीं होता तो इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो नुकसान है वो रूस को हो सकता है आगे आने वाले समय में। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने कहा है कि मेरी प्राथमिकता लोगों को बचाना है, जल्द होगी त्रिपक्षीय मुलाकात, ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आए। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की से मुलाकात को इस वक्त पुतिन जो है वो इस वक्त तैयार है, और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस वक्त वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से ये बात, रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात जो है उसको लेकर ये बात कही गई है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बार बार कहा है कि वो ज़ेलेंस्की से मिलने को तैयार है अगर सभी मुद्दों पर अच्छी तरह से काम हो चुका हो। सर्गेई लावरोव की तरफ से, रूस के जो विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये बात कही गई है इस मुलाकात को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृतपाल इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पर अमृतपाल जुड़ रहे हैं। अमृतपाल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? कितनी उम्मीदें हैं इस त्रिपक्षीय वार्ता से? शांति समझौता हो पाएगा इसमें? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो अपना पूरा पॉलिटिकल वेट इस पर लगा रहे हैं कि ये मीटिंग हो जाए, ट्राइलैटरल मीटिंग पर। ये मुद्दा
क्योंकि पेचीदा है। जी। सिक्योरिटी गारंटीज का मुद्दा है, कैसी सिक्योरिटी गारंटीज होंगी, कौन कौन देश इन्वॉल्व होंगे, फॉरेन ट्रूप्स, क्या अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसके अपने ट्रूप्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे यूक्रेन में, वो इश्यूज हैं। और फिर अगर बेसिकली वो यूरोपियन मुल्क अगर वहां पहुंचते हैं, कल नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कीव में मुलाकात की इनसे, राष्ट्रपति जेलेंस्की से, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है नेटो ट्रूप्स वहां पोजीशन होंगे, तो फिर ये तो क्या रशिया को उस पर ये रशिया मानेगा इस बात पर। फिर दूसरी लैंड स्वैपिंग डील्स जो हैं, क्या कितना दोनों साइड्स मानेंगी, ये पेचीदा मुद्दा है। तभी हम इस तरह की स्टेटमेंट्स देख रहे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लेके चल रहे हैं। एक तरफ वो पसीजते नजर आते हैं पुतिन को, और वहीं वो एक तरह की सैंक्शंस और टैरिफ्स की धमकी भी देते हैं। तो ये निगोशिएशंस का पार्ट है। अभी देखना होगा कि ये 2 हफ्ते की डेडलाइन जो इन्होंने कही है, ये मुझे काफी अनरियलिस्टिक लग रही है। 2 हफ्ते में तो कोई डील होती मुझे नजर नहीं आ रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अमृतपाल। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब हमारी चौथी प्रमुख खबर आज की न्यूज पंच की, जिसमें भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसका जिक्र है। दरअसल भारत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सेक्टर में नई ऊंचाइयां छू रहा है। सरकार की इंडिया AI मिशन पहल और ग्लोबल टेक कंपनियों की दिलचस्पी ने देश को AI क्रांति के केंद्र में ला दिया है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही हैं और इसी कड़ी में अब नया नाम ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI का भी है, जिसने भारत में अपना पहला दफ्तर खोलने का ऐलान कर दिया है। दरअसल यूजर्स की जो संख्या है उसके हिसाब से देखें तो भारत OpenAI की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है। अभी कुछ दिन पहले ही कंपनी ने स्पेशल भारतीय ग्राहकों के लिए ChatGPT Go नाम से एक सब्सक्रिप्शन भी प्लान लॉन्च किया था। भारत में OpenAI का ऑफिस खोलने पर CEO का क्या कुछ कहना है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत में OpenAI खोलेगा ऑफिस। जी हाँ, ChatGPT की पेरेंट कंपनी है OpenAI जिसने ये बड़ा फैसला लिया है और भारत में अब बहुत जल्द ही ये एक ऑफिस, एक दफ्तर भारत के अंदर खोला जाएगा। भारत में पहले ऑफिस के लिए ChatGPT इस वक्त पूरी तरह से तैयार है। नई दिल्ली में ChatGPT का ये ऑफिस खोला जाएगा, बहुत जल्द इस ऑफिस को खोला जाएगा, जिसमें खासतौर पर आपको बता दें कि 2025 का समय रखा गया है, यानी कि जो इस साल है, इसी साल के अंत तक ये नया ऑफिस जो है OpenAI का ये खुल जाएगा आम लोगों के लिए। और साथ ही 100 करोड़ इंटरनेट यूजर्स ने सीधे तौर पर इस कंपनी को भारत में ऑफिस खोलने के लिए आकर्षित किया है। भारत में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस OpenAI का इस्तेमाल करते हैं। बीते साल वीकली एक्टिव यूजर्स की संख्या भी 4 गुना बढ़ी थी। और इसके साथ ही भारत में काम करने के लिए इस वक्त OpenAI काफी उत्साहित है। OpenAI ने आधिकारिक इकाई स्थापित लोकल टीम के लिए भी नियुक्तियां शुरू कर दी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकुल इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। मुकुल, कैसे देखते हैं OpenAI का जो ये ऑफिस नया खुलने वाला है, भारत में पहला ऑफिस है, कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल कृतिका, अगर देखिए भारत के नज़रिए से देखा जाए तो सीधे तौर पर रोज़गार की जो संभावनाएं हैं वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं युवाओं के सामने अब आने वाली हैं। जब हम OpenAI की बात कर रहे हैं उसके लिए भारत, जो कि अभी सबसे दूसरा बड़ा बाजार है, और कुछ दिन पहले हमने देखा था OpenAI की तरफ से बयान दिया गया था कि हो सकता है कि आने वाले समय में भारत जो है सबसे बड़ा बाजार उसका बन सकता है। कारण जो उसके पीछे है, जैसा आपने बताया कि जब हम 100 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ जिस तरीके से पिछले वर्ष हमने देखा था कैसे लगातार जो छात्र हैं वो ChatGPT का उपयोग कर रहे हैं, और यहाँ पे सरकार की जो नीति है वो भी सीधे तौर पर साफ है। सरकार लगातार AI को बढ़ावा दे रही है, अलग अलग कामों की अगर बात की जाए। और उसी तरह से क्योंकि OpenAI का ये कहना है कि वो भारत में आके ना सिर्फ अपना ऑफिस खोलेगा बल्कि भारत के अनुरूप या यहाँ के जो उपयोगकर्ता हैं, यूजर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग वो कोशिश करेगा कि उसमें बदलाव कर सके। और आज के समय में हम देख पा रहे हैं कि हर सिस्टम के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो AI का उपयोग है वो हो रहा है। और सीधे तौर पर भारत की एक मंशा ये भी रही है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो एक युवा कार्यबल है वो मौजूद है और उसको एक सही दिशा यहाँ सीधे तौर पर मिल सकती है। भारत की गिनती आज विश्व के 5 सबसे बड़े डेवलपर जो देश हैं उसमें की जाती है, और ऐसे में जब OpenAI का ऑफिस यहाँ पर खुलेगा, जो कि माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक खुल सकता है, तो जाहिर तौर पर उसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा, कंपनी को भी फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ जो नए डेवलपर्स हैं, जो युवा हैं, जो कि लगातार AI में आज के समय में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए एक बेहतर खबर है।
इसके साथ ही मुकुल एक बात और खास है इसमें कि जो इसके यूजर्स हैं उसमें सबसे दूसरे नंबर पर इस वक्त भारत है। सबसे ज्यादा यूजर्स जो हैं दूसरे नंबर पर भारत के हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या ये वजह मुख्य तौर पर मानी जा सकती है ओपन एआई का ऑफिस खुलने को लेकर? बिल्कुल, देखिए कृतिका, संभावनाओं की जब हम बात करते हैं, अवसरों की जब हम बात करते हैं, जैसा आपने बताया कि अभी दूसरे स्थान पर भारत है और कोशिश ओपन एआई की ये भी है कि क्या आने वाले समय में भारत जो है, क्योंकि इस तरह की संभावनाएं उसको नजर आ रही हैं, उम्मीदें नजर आ रही हैं कि आने वाले समय में जो भविष्य है उसमें भारत उसका सबसे बड़ा बाजार हो सकता है। यानी सीधा असर होगा कि जो यूजर्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी और सीधे अगर, क्योंकि सरकार ने सीधे तो ये कहा है कि हम एआई को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। कई हमने देखा है इंडिया एआई मिशन की खासतौर से बात की जाए, उसके तहत लगातार कोशिश की जा रही है कि नई टेक्नोलॉजी जो है उसको कैसे हम अपना सकते हैं। और आज के क्षेत्र में हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में लगातार सरकार की तरफ से भी जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, एआई का उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार के साथ मिलकर ओपन एआई की कोशिश यही होगी कि और ज़्यादा जो गति है विकास को वो दी जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ मंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।